तो आज बात करते हैं क्लास 10th का जो इंग्लिश का पेपर होता है वो इस प्रकार से आता है जो मेरे सामने है। 2020 का ये पेपर है इंग्लिश का। और इसमें आज हम देखेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे टाइम के अनुसार ये 3 आवर्स का होता है और इसमें मार्क्स देखे होंगे आपने 100 नंबर का ये पेपर होता है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से आपका आने वाला पेपर होगा जो 11 तारीख आपका उत्तराखंड बोर्ड का जो अंग्रेजी का पेपर है कि वो 11 तारीख को है। और इसी प्रकार से आपने देखा होगा सेम ऐसा ही पेपर आता है, भले क्वेश्चन इसके बिल्कुल डिफरेंट आएंगे। मैं ये नहीं कहूंगा कि यही क्वेश्चन वहां आएंगे, एक दो हो सकते हैं, लेकिन जो मेथड होगा इनको करने का जो आपका फॉर्मेट होगा पेपर का वो इसी प्रकार से आएगा, ठीक है ना। सबसे पहले देखिए नोट लिखा है, इसको सबसे पहले पढ़ना बहुत जरूरी होता है। ऐसा नहीं कि हमने सीधा क्या कर दिया, इसको हल कर दिया, ठीक है ना। सबसे पहले देखिए यहाँ पे नोट लिखा है दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइड इनटू 4 सेक्शन A, B, C एंड D। ये 4 सेक्शन में भागों में बटा हुआ है ये पेपर, ठीक है ना। कभी क्या करता है कोई लड़का कि कोई क्वेश्चन क्या कर देता है सेक्शन A का करता है और कोई क्वेश्चन सेक्शन D का कर लेता है। अभी तक होता है जैसे मैथ्स में आपने देखा होगा उसमें कोई सेक्शन नहीं आता है, उसमें डायरेक्ट कोई भी क्वेश्चन उठा के कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि सेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि सेक्शन A का क्वेश्चन है तो सेक्शन A के ही क्वेश्चंस में करना होगा उसे, ठीक है ना। जहां तक क्वेश्चन A की बात है आपको बता दें कि ये क्वेश्चन A जो आपने देखा होगा जो 1 है और 2 है ये अनसीन पैसेज होते हैं। और तीसरे से जो ये सेक्शन B है यहाँ से आप सेक्शन A के अंतर्गत इस क्वेश्चन 3 को नहीं कर सकते, हमेशा याद रखना, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम आज देखते हैं कि किस प्रकार से पेपर आता है। उसके बाद नीचे पे सेकंड में लिखा है कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चन क्या हैं, कंपलसरी हैं, अनिवार्य हैं, ठीक है ना। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, सभी जो प्रश्न आपके हैं उन प्रश्नों के आगे उसके मार्क्स भी क्या हैं, इंडिकेट हैं, ठीक है ना। तो आपने सबसे पहले अपने जो क्वेश्चन पेपर है आपका, इस क्वेश्चन पेपर में आपने सबसे पहले देखिए सेक्शन A आपने कॉपी के ऊपर में सबसे पहले डाल देना है। इस प्रकार से जैसे मैं लिखूंगा यहाँ पे देखिए, तो इस प्रकार से आपने क्या करना है, आपके पास ब्लैक पेन होगी तो उस ब्लैक पेन से क्या करना है, सबसे ऊपर कॉपी के ऊपर पे जो पहला पेज होगा कॉपी का बोर्ड का, उसमें क्या करना है, उस कॉपी के ऊपर आपने क्या करना है, सेक्शन A डालना है इस प्रकार से। और यहाँ नीचे से सामने से कोष्टक के अंदर लिखना है रीडिंग, क्योंकि आपने वो रीडिंग इसलिए लिखेंगे क्योंकि आपने जो ये पैरा है आपके सामने, याद रहे जो ये पैरा है आपके सामने, इस पैरे को क्या करना है आपने, ये पैराग्राफ है ना यहाँ पे, तो इसको आपने क्या करना है, पढ़ना है इस पैसेज को, ठीक है ना। अनसीन पैसेज होता है, ये पैसेज को पढ़ना होता है। और उसके बाद आपने क्या करना है, जो यहाँ पे क्वेश्चंस दे रखे हैं, यहाँ पे देख रहे होंगे आप A, B, C, D, ये क्वेश्चन जो दे रखे हैं इन क्वेश्चंस के आंसर आपने कहाँ से ढूंढने हैं, इस पैरा से ढूंढने, हमेशा याद रखना। और ये भी बहुत ध्यान से देना पड़ता है, ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख लिया वहां, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन देखिए, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आपने ये नीचे दे रखा है जो ये पैसेज, इसको पढ़ना है अच्छे तरीके से और इन क्वेश्चन के जो ये क्वेश्चन हैं इनके क्या करने हैं, आंसर देने हैं आप। दूसरी बात ध्यान रहे कि बहुत सारे लोग बोलते होंगे आपको कि सबसे पहले हमने इस जो भी यहाँ पे दे रखा है पैसे, इसको रटना पड़ेगा, इसको मतलब कि पढ़ना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, आप सीधे यहाँ क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन देखिए सबसे पहले, ठीक है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट डज द राइटर एडवाइज द चिल्ड्रन टू डू ऑन हॉलीडेज, ठीक है ना। तो आपने देखना है कि ये कौन से एडवाइस दे रहा है, कौन, राइटर, जो राइटर है इसका, जिसने ये पैसेज लिखा है, तो वो राइटर जो है, वो लेखक जो है, वो क्या एडवाइस दे रहे हैं चिल्ड्रन को डू ऑन हॉलीडेज पे, छुट्टियों के दिनों पर, ठीक है ना। तो ये याद रखें कि आपने जैसे क्वेश्चन यहाँ से ये क्वेश्चन पढ़ लिया तो इस क्वेश्चन के बाद सीधे आपने यहाँ देखना है कि कहाँ पे ये क्या बोल रहा है, ठीक है ना। तो वहीं से उसका आंसर लिखना। आंसर भी यहाँ पे याद रहे कि सीधे यहाँ से नहीं उतारना होता है हमें, सीधे यहाँ से नहीं उतारना होता है हमें, ठीक है ना। सबसे पहले हमने यही लिखना है यहाँ से आधा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से क्या उतारना होता है हमें, याद रखिए। यहाँ देखिए द राइटर एडवाइज द चिल्ड्रन टू डू ऑन हॉलीडेज, और उसके बाद यहाँ से
उतारना शुरू करना है सबसे पहले, ठीक है ना। यहाँ से आधा वहां से वो क्वेश्चन को ही उतारना होता है और उसके बाद यहाँ से आगे से कर लेना है, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, आगे जो दूसरा क्वेश्चन है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यहाँ से यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं आपके, तो ये क्वेश्चंस आपने क्या करने हैं, इनके भी जवाब आपने लिखने हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस के भी आपने क्या करना है, जवाब लिखना होता है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रखे, मैंने कहा पहले क्वेश्चन पढ़ लेना, उसके बाद ये पैसेज करना। ऐसा नहीं कि पहले पैसेज ही आपने पूरा रट लिया, ऊपर से नीचे तक उसको पढ़ लिया, उसके बाद यहाँ ढूंढ रहे हैं, जब तक यहाँ आ रहे हैं तब तक यहाँ का कुछ अता पता नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि बहुत कंडीशन इंग्लिश में बहुत खराब रहती है बहुत सारे बच्चों की। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चंस को देखना कि कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या बोल रहा है ये, उसके बाद यहाँ से क्या करना है आपने देखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये जो सेकंड जो पैसेज था उसमें जो पांचवा और छठवां जो ऑप्शन होता है, जो ई है और एफ है, इसको हमेशा याद रखना। सेम ऐसे ही आएगा, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट इन योर आंसर बुक, ठीक है ना। फिल इन द वर्ड्स फ्रॉम पैसेज विच मीन्स हैपन। तो जो यहाँ पे मीनिंग लिखी है हैपन, तो हैपन का मतलब क्या होता है वो आपने, ऐसा नहीं जरूरी कि वही आएगा, ये हमेशा याद रखना। इसका जो ये यहाँ पे हैपन लिखा है वहां पे कुछ भी आ सकता है, कुछ भी मीनिंग आ सकती है उसका। यहाँ पे इसे 3 ऑप्शन लिखे होंगे, जो आपको सही लगेगा उस पे आपने टिक मार के अपने बुक में, नोटबुक में लिख लेना है, जो कॉपी होगी, ठीक है। अब इसमें देखिए, फाइंड द वर्ड्स इन पैसेज विच इज अपोजिट। जो अपोजिट विलोम शब्द होगा, अनकॉमन, अनकॉमन लिखा है, तो अनकॉमन का विलोम इन तीनों में से देखिए कौन सा लग रहा है आपको, तो वही इसका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट इन योर आंसर बुक इन गिवन पैसेज इन वर्ल्ड, ठीक है ना। ये वर्ड जो यहाँ पे लिखा है, तो उस वर्ड का आपने क्या ढूंढना है, यहाँ मीनिंग ढूंढनी है अगली, ठीक है ना। तो ये याद रहे, यहाँ पे भी ये वर्ड लिखा है, इसकी आपने यहाँ ढूंढना है। इस प्रकार से आपको समझ में आ गया हो। अब देखिए, जैसे ही हम इस सेक्शन को खत्म करेंगे तो इसके बाद हम इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है ना। अब क्लोज का मतलब ये है कि हम सेक्शन बी पे बढ़ रहे हैं, तो सेक्शन बी को भी इसी प्रकार से लिखेंगे सबसे पहले। अब देखिए यहाँ पे जैसे हमने इसको जो सेक्शन ए था उसको कंप्लीट करने के बाद सेक्शन बी राइटिंग है, तो सेक्शन बी राइटिंग इसी प्रकार से, जहां पे भी आपका ये सेक्शन एक एंड हो जाएगा, 2 क्वेश्चन के आंसर जो आपके खत्म हो जाएंगे, तो वहां पे सीधे नीचे से लिखना है आपने, या बीच में या कहीं पे भी आ रहा हो वहां पे बीच में ब्लैक पेन से लिखेंगे सेक्शन बी और राइटिंग, ठीक है ना। सेक्शन बी राइटिंग में आपने लिखना है सबसे पहले, इसका राइटिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये स्वयं लिखना पड़ता है। अभी तक आपने पैसेज देखा होगा, वहीं से आप हम छांट रहे थे क्वेश्चन और आंसर को, वहीं से छांट रहे थे, ठीक है ना। अभी देख रहे होंगे आप, आपके पास लेटर्स दे रखे हैं। लेटर्स में आप सबसे पहले देखना कि एक आता है ये वाला लेटर, फॉर्मल लेटर होता है, जो ये यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, और इसके और अथवा में भी आ रखा है ये इनफॉर्मल होता है, याद रखना हमेशा, ठीक है ना। क्योंकि ये इनफॉर्मल ही ज्यादातर पूछा जाता है। यहाँ पे बोल रहा है, यू आर नितिन नैना ऑफ अपर मार्केट अल्मोड़ा, यू कजेन इज फाउंड जंक फूड, ठीक है ना। ही सी अवॉइड्स ईटिंग होम कुक्ड फूड विच इज नॉट गुड हैबिट, ठीक है ना। राइट ए लेटर एडवाइजिंग हिम हर टू अवॉइड जंक फूड एंड इट्स हार्मफुल इफेक्ट ऑन हेल्थ, ठीक है ना। जंक फूड के क्या हानिकारक इफेक्ट हमारे हेल्थ, शरीर पे पड़ते हैं, ठीक है, हमारे स्वास्थ्य पे पड़ते हैं, तो उसके बारे में आपने ये हमेशा याद रखना। ये वाला इससे थोड़ा इजी आता है, नीचे वाला याद रखना, हमेशा याद रखना। और इसको लिखने के लिए हमेशा याद रखना, इसके लिखने के लिए भी हमेशा इस प्रकार से इसको लिखा जाता है। मैं आपको बताता हूँ थोड़ा। देखिए, बहुत बार पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन, यू आर राहुल एंड रिया ऑफ अपर मार्केट अल्मोड़ा, ठीक है ना। राइट ए लेटर योर फादर अबाउट योर बोर्ड एग्जामिनेशन प्रिपरेशन, ठीक है ना। आपने जो बोर्ड के एग्जाम है तुम्हारे, उसकी जो तैयारियों के बारे में अपने पिताजी को आपने क्या लिखना है, एक पत्र लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपने यही लिखना है कि जो एड्रेस दे रखा है, इस साइड लिखना है हमेशा, बाई साइड, ठीक है ना। एड्रेस दे रखा है अपर मार्केट
अल्मोड़ा। ठीक है ना, ये आपका क्या आ गया। सबसे पहले आपने इसी प्रकार से इसको लिखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए डेट डालनी है, जितनी भी डेट होगी। ठीक है, डेट डालनी है। उसके बाद नीचे से देखिए सबसे पहले इस प्रकार से लिखना है, माई डियर पापा या फादर, फादर, या आप लिख सकते हैं मदर, क्योंकि अपने पेरेंट्स को लिखना होगा तो इस प्रकार से या तो फादर को लिखेंगे, ठीक है ना, पेरेंट्स को लिखेंगे तो इन दोनों का जिक्र यहाँ पे हो जाएगा। यदि आपने खाली फादर को लिखना है तो फादर लिख लेना। ठीक है ना, ठीक है ना, माय डियर फादर ऐसा आएगा ही आएगा, क्योंकि आप यहाँ पे ऐसा नहीं कि टू द लिख लिया, टू द फादर, ये गलत हो जाता है बिल्कुल भी। माय डियर फादर, इस प्रकार से आपने इस लेटर की शुरुआत करनी है। उसके बाद सबसे पहले आप यही पूछेंगे, याद रहे, हाउ आर यू, कि आप कैसे हो, यही पूछते हैं आप, सबसे पहले यही पूछेंगे। ठीक है ना, फिर लिख सकते हैं आई होप यू आर वेल देयर। ठीक है ना, वेल देयर, तुम सभी क्या होंगे, ठीक होंगे। ठीक है ना, और मैं भी क्या हूं, ठीक हूं। इस प्रकार से लिखना है। ये इस प्रकार से आपका लेटर होगा। यहाँ बीच में आप लिख लेना अपने तरीके से, कोई भी लेटर आएगा इस प्रकार से फादर को लिखने के लिए या ब्रदर को या किसी दोस्त को लिखने के लिए इनवाइट कर रहा है अपने बहन या भाई की शादी में, तो इसी प्रकार से माय डियर फ्रेंड्स होगा, माय डियर ब्रदर होगा। इसी प्रकार से आपने क्या करना है, बीच में लिखना। लास्ट में देख लेना, लास्ट में इसमें क्या लिख लेना, इस प्रकार से योर लविंग सन या डॉटर, जो भी है। ठीक है ना, अपना नाम था, आपका नाम था या तो राहुल था या तो क्या था, रिया था। ये हमेशा इस साइड लिखा जाएगा। ठीक है ना, ये इसी साइड, ये यहाँ पे जो मैंने लिख लिया ये यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपने ये तीसरा क्वेश्चन हल करना है। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन होता है, फोर्थ क्वेश्चन जो है आपका, यहाँ पे याद रहे कि सेक्शन बी का ही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 डालना है आपने किस प्रकार से लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 याद रहे, यहाँ पे ये है, हमेशा याद रखना। इस प्रकार से सेक्शन बी का ही क्वेश्चन है, और क्वेश्चंस इस प्रकार से हमेशा याद रखना कि इस प्रकार से लिखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन इस प्रकार से, क्वेश्चन 4 और आंसर। ठीक है ना, खाली ANS लिखना, यहां से एक लाइन मार देना। ठीक है, जैसे सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये बोल रहा राइट ए पैराग्राफ ऑन एनी वन। यहाँ पे ध्यान रखना, ये हमेशा एक के लिए बोल रहा है, ऐसा नहीं कि हमने तीनों के तीनों कर दिया, अपना टाइम बर्बाद कर दिया। हमारे लिए बोल रहा है राइट ए पैराग्राफ ऑन एनी वन, किसी एक पे आपने क्या करना है, ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड। खाली 60 शब्दों में आपने क्या लिखना है, किसी एक पे लिखना है। यहाँ पे देखिए एयर पोल्यूशन दे रहा है, वायु प्रदूषण के बारे में। दूसरा आपका दे रखा है वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, क्या वैल्यू होती है गेम्स और स्पोर्ट्स की। और तीसरा है सी ऑप्शन है माई हॉबी, कि मेरी रुचि क्या है, मेरी पसंद क्या है। हॉबी का मतलब उससे रुचि होता है, मेरी रुचि किस में है, क्या चीज करना मुझे बार बार मुझे अच्छा लगता है। ठीक है ना, जैसे किसी की पसंद खाली क्रिकेट खेलना, किसी की PUBG खेलना, किसी की फ्री फायर खेलना, किसी को ये तो कोई गेम नहीं हुए, लेकिन आप देख रहे होंगे कि किसी को क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, तो किसी को गाने सुनना अच्छा लगता है, किसी को क्रिकेट मैच देखना पसंद होता है, फुटबॉल देखना अच्छा लगता है। अलग अलग हॉबी, हर किसी को पढ़ना अच्छा लगता है, तो ये हॉबी है। आपकी हॉबी पे इस प्रकार से कुछ भी आ सकता है। जो ये छोटे आपका ये चौथा जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका इस प्रकार से यहाँ पे देख रहे होंगे आप, मेरे पास एक ये है, तो इस कोविड-19 पे आ सकता है, कोविड-19 पे। ठीक है ना, कोरोना ने किस प्रकार से परेशान किया, अभी भी परेशान कर रहा है, आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए फ्लड सीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लड सीन याद रखना। हो सकता है यही आ जाए, मैं बोल रहा हूँ तो यही आ सकता है। ठीक है ना, आ भी सकता है। यहाँ बहुत है, माई स्वीट मदर है, स्मोकिंग इंजरीज टू हेल्थ है, एन अर्थक्विक है। अर्थक्विक मतलब भूकंप। ठीक है ना, भूकंप के बारे में आपने 60 शब्द लिखने हैं। उसके बाद अगला पेज पे, अगले पेज पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारे हैं। ठीक है ना, और इसमें
पोल्यूशन है, हो सकता है पोल्यूशन पे आ जाए इस बार, ठीक है ना। तो इनको पढ़ लेना। 60 क्या है, ये वर्ड्स हैं, ठीक है ना। ए फुटबॉल मैच इंपॉर्टेंट है, ठीक है। माय फेवरेट बुक, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, ठीक है ना। तो देखिए इस प्रकार से आपने लिखना है। लिखना वही लड़का लिख पाएगा जिसको टेंस का नॉलेज हो, पार्ट्स ऑफ स्पीच का नॉलेज हो, वो आसानी से इन चीजों को कर लेता है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोल रहा। ऑन ए बेसिस ऑफ हिंट्स गिवन बिलो, कुछ हिंट्स दे रखे हैं यहाँ नीचे, ठीक है ना। राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 80 वर्ड्स ऑन ए पिकनिक। एक पिकनिक पे आपने क्या करना है, एक पैराग्राफ लिखना है। याद रहे जरूरी नहीं है कि पिकनिक पे ही आएगा, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी A to Z, ठीक है ना। तो उस पे आपने क्या करना है, एक पैरा लिखना है। जो यहाँ पे ये हिंट्स दे रखे हैं, कुछ सब हेडिंग्स दे रखे हैं आपके पास, तो ये सब हेडिंग्स को आपने क्या करना है, इसको कंप्लीट करना है, ठीक है ना। इसको कंप्लीट करके ऐसा नहीं कि खाली इसी को उतार दिया वहां कॉपी पे बाहर आ गई, क्योंकि ये बहुत कम है, लगभग 10-15 वर्ड्स हैं। आपने 80 वर्ड्स इनको बनाना है और इन चीजों को जरूर ध्यान में रखना है जो यहाँ पे पूछा गया है। इन्हीं को देखते हुए आपने क्या करना है, वो पूरा कंप्लीट करना है, कौन सा पैराग्राफ, ठीक है ना। अब है सेक्शन सी ग्रामर। ग्रामर को क्या करना है आपने, ये भी इसी प्रकार से आपने सेक्शन सी लिख लेना है कॉपी पे और फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म नॉन फाइनाइट्स गिवन द ब्रैकेट्स। कुछ नॉन फाइनाइट्स दे रखे हैं, वर्ब का फॉर्म होता है, याद रखना। नॉन फाइनाइट्स वर्ब होता है और वर्ब का क्या होता है, फॉर्म होता है। इसको थोड़ा सा एक बेसिक जानकारी मैं आपको दे दूं, ध्यान रहिए। इस प्रकार से नॉन फाइनाइट्स आते हैं। यहाँ पे देखिए ABCD मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए क्या होता है, जरा समझिए। सबसे पहले देखिए वर्ब होता है, ठीक है ना। जो वर्ब होता है जिसको क्रिया कहा जाता है हिंदी में, क्रिया। सेंटेंस में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, हमेशा याद रखना। जब सेंटेंस बनता है तो क्रिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, हमेशा याद रखना। जो वर्ब टॉपिक है वो है एक विस्तृत टॉपिक है, ठीक है ना, ठीक है। इसको डिफाइन में एक वीडियो में करूंगा, याद रखना जब इस टॉपिक पे पहुंचूंगा, ठीक है। एग्जाम की दृष्टि से देखिए तो वर्ब देखिए, वर्ब क्या होता है, इसकी फॉर्म जो होती है, फॉर्म के बारे में बात करते हैं। यही फॉर्म है नॉन फाइनाइट्स, ठीक है ना। नॉन फाइनाइट्स इसी के बारे में आपको पूछा गया है। सबसे पहले याद रहे कि जो वर्ब होते हैं वो उसकी 2 फॉर्म होती हैं, ठीक है ना। 2 फॉर्म होती हैं, एक होता है फाइनाइट्स वर्ब, एक होता है नॉन फाइनाइट्स वर्ब, ठीक है ना। ये 2 फॉर्म होती हैं, हमेशा याद रखना। ये 2 फॉर्म होती हैं वर्ब की, ठीक है ना। आपके पास है नॉन फाइनाइट्स। अब देखिए जैसे आपने सुना होगा रनिंग, प्लेइंग, स्लीपिंग, ईटिंग, गोइंग, ड्राइविंग, ठीक है ना। ये सभी क्या होते हैं, वर्ब होते हैं, हमेशा याद रखना। ये सभी क्या होते हैं, वर्ब होते हैं। और इसके बारे में देखिए हमेशा वर्ब क्या करता है कि हमें कर्ता के बारे में जानकारी देता है, ठीक है ना। हमेशा याद रख, जैसे हमारे पास सपोज दैट ये है, ही इज प्लेइंग, वह क्या कर रहा है, खेल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब आपके पास देखिए, यहाँ पे समझने के लिए सबसे मेन ये है कि इज देखिए ये भी एक वर्ब है ना। कौन सा वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब है। ये प्लेइंग भी क्या है, एक वर्ब है। प्ले क्या है, प्ले हमेशा याद रखना ये वर्ब होता है, जो क्या होता है, मेन वर्ब है, ठीक है ना। तो याद रहे हमेशा इसी प्रकार से याद रखना है अपने। जो फाइनाइट्स होते हैं, फाइनाइट्स क्या होते हैं, चाहे टाइम बदले सब्जेक्ट का, टेंस बदले, नंबर बदले, जेंडर, ये हमेशा याद रखना। इनमें हमेशा याद रखना, इनमें ये भी चेंज होते रहते हैं, याद रखना। यहाँ पे देखिए जैसे ही इज, यहाँ पे ही एक सिंगुलर था, सिंगुलर है ना, एक वचन है ना, ये सिंगुलर है। इज एक हेल्पिंग वर्ब है और प्लेइंग एक मेन वर्ब है, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखिए ये ही एक सिंगुलर था, सिंगुलर है, सिंगुलर पर्सन है। इज एक हेल्पिंग वर्ब है और ये प्लेइंग हमारे पास क्या है,
मेन वर्ब है। ठीक है, समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, ये प्रेजेंट का है, ये प्रेजेंट का एक सेंटेंस है, इसको मैं यहाँ पे ही वॉज प्लेइंग कर दिया। ठीक है ना, इस सब्जेक्ट को ही मैंने बदल दिया, दे आर प्लेइंग, ये हो गया, या दे वर प्लेइंग हो गया। ठीक है ना, इस प्रकार से हो गया। तो यहां पे देखिए सबसे पहले क्या होता है, देखिए ये सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट को देख करके अपना रंग बदल दे। ठीक है ना, सब्जेक्ट के साथ ही बदल जाए, सब्जेक्ट के साथ जो बदल जाता है उसी को फाइनाइट्स वर्ब कहते हैं, याद रखें। टाइम, टेंस, नंबर, जेरंड, ये सभी इन चीजों को देखकर ये हमेशा बदल जाए तो उसी को हम क्या कहते हैं, हमेशा याद रखना, फाइनाइट्स वर्ब कहते हैं। जैसे यहाँ पे प्रेजेंट का सेंटेंस था तो इज था, यहाँ पे ये पास्ट का हुआ तो वज हो गया। यहाँ पे दे बहुत सारे यहाँ पे सिंगुलर थे, यहाँ पे प्लूरल हो गया तो आर लग गया, यहाँ पे प्लूरल था तो वर लग गया, जो क्या था, पास्ट का सेंटेंस था। तो आप देख रहे होंगे जो ये यहाँ पे जो ये वर्ब एक्शन कर रहे हैं, जो हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं, ये लगातार बदल रहे हैं सब्जेक्ट के हिसाब से। ठीक है ना, तो इन्हीं को हम फाइनाइट्स वर्ब कहते हैं। लेकिन आप देख रहे होंगे चाहे यहाँ कुछ भी हो जाए, आगे देखिए यहाँ कुछ भी हो जाए, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं बदलेंगी। इन्हीं को हम नॉन फाइनाइट्स कहते हैं, हमेशा याद रखना। नॉन फाइनाइट्स और फाइनाइट्स में आपको डिफरेंट पता चल गया होगा कि नॉन फाइनाइट्स क्या होता है और फाइनाइट्स क्या होता है। तो नॉन फाइनाइट्स के बारे में हम देखेंगे कि नॉन फाइनाइट्स होता क्या है। अब देखिए यहाँ पे अब मेरे पास इस प्रकार से एक सेंटेंस है, देखिए ही इज प्लेइंग। इसको मैं अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा जब वर्ब का एक मेरा टॉपिक आएगा, तो उसके अंदर मैं इन चीजों को डिटेल से पढ़ाऊंगा। लेकिन ये एग्जाम की दृष्टि से आप थोड़ा बहुत समझ सके इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। तो ही इज प्लेइंग, मैंने यहाँ पे लिखा ही इज प्लेइंग, ये सिंगुलर था, एक वचन था तो इज लगा। यहाँ पे ये दे हो जाएगा, बहुत सारे आगे प्लूरल हो गया, ये सिंगुलर है, याद रखना सिंगुलर, ये प्लूरल हो गया। ठीक है ना, ये दे आ गया तो यहाँ पे आर लग गया। लेकिन ये जो चेंज नहीं हो रहा है इसी को हम नॉन फाइनाइट्स कहते हैं, और जो यहाँ पे ये चेंज हो रहा है इसको हम फाइनाइट्स कहते हैं। ये बड़े ध्यान से देखना, जो ये बदल गए सब्जेक्ट टाइम के साथ, टेंस के साथ, फाइनाइट्स जो कभी नहीं बदलेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, आग लगे चाहे, लेकिन ये हमेशा क्या रहते हैं, अपनी उसी स्थिति में रहते हैं। तो इसी को कहते हैं हम नॉन फाइनाइट्स। आपको इतना तो समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो इसको सरल भाषा में हम कह सकते हैं फाइनाइट्स को, इनको, कि जो क्या करे, वर्ब जो सिंगुलर है या प्लूरल है या नंबर है या जेरंड है, ठीक है ना, वो सभी उसके साथ क्या हो जाए, इन चीजों के साथ क्या हो जाए, बदल जाए, अपना रूप बदल दे, स्वरूप बदल दे। या सरल शब्दों में कहे, ये एक लिमिटेड होता है, ये अनलिमिटेड होता है। ठीक है ना, ये लिमिटेड होता है, हमेशा याद रखना। ठीक है ना। अब बात करते हैं नॉन फाइनाइट्स की। किसकी? नॉन फाइनाइट्स। यही आपके पास पेपर में भी आने वाला है, इसको जरा ध्यान से देखिए। तो ये क्या होता है, नॉन फाइनाइट्स वर्ब आर नॉट एक्चुअल वर्ब। ये नॉट एक्चुअल वर्ब मैंने कहा, ये कोई एक्चुअल वर्ब नहीं होता है। आप कह सकते हैं कि वाक्य के अंदर यूज तो होता है, न ही सिंगुलर होता है, न ही प्लूरल होता है, न ही समय, न ही नंबर, न ही टेंस का कुछ अता पता रहता है। वही हमेशा याद रखना नॉन फाइनाइट्स कहलाता है। ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे इसको भी आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं। जैसे मेरे पास है, ही इज गोइंग टू स्कूल। वह विद्यालय
जा रहा है, इसका हिंदी में अर्थ यही होता है, वह विद्यालय जा रहा है। ठीक है ना। तो आप देख रहे होंगे ये वर्ब कौन सा था, हेल्पिंग वर्ब था। और यहाँ पे गो भी क्या है, हमेशा याद रखना, ये गो भी क्या है, एक वर्ब है जो मेन वर्ब का काम करता है। ठीक है ना। तो ये भी एक वर्ब है। अब दो वर्ब एक सेंटेंस में होगी। ये हेल्पिंग वर्ब था, ये अपना स्वरूप सब्जेक्ट को देख के बदल देता है तो फाइनाइट्स कहलाएगा। जो अपना सब्जेक्ट देख के अपना स्वरूप ना बदले, ठीक है ना, वो हमेशा क्या कहलाता है, नॉन फाइनाइट्स कहलाता है। जैसे ये देखिए, दे आर गोइंग टू स्कूल। तो दे क्या है, बहुत सारे हैं। अभी तक वो था, सिंगुलर था, ये प्लूरल हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये इज का आर हो गया प्लूरल में, तो इसने तो अपना स्वरूप बदल दिया, फाइनाइट्स कहलाया। लेकिन गोइंग यहाँ भी वही था, यहाँ भी वही था, तो यही हमारा क्या कहलाएगा, नॉन फाइनाइट्स कहलाएगा। ठीक है ना। इतना समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है। अब अगला एग्जाम्पल देखिए, दे विल बी गोइंग टू स्कूल। ये भी देखिए, दे विल बी, ये भविष्य के बारे में बात कर रहा है। ये तो बदल गए। देखो यहाँ प्रेजेंट का सेंटेंस मैंने लिखा था, इज लगा, मैंने प्लूरल का लिखा यहाँ पे, ये सिंगुलर में था, ये प्लूरल में था, तो ये देखिए यहाँ पे आर हो गया। ये यहाँ पे दे का दे ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे मैंने ये क्या बदल दिया, इसका जो मेन वर्ब था ये भविष्य के बारे में बता रहा है, तो गोइंग बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है, सेम वही है। तो हमेशा याद रखना, इसी को हम क्या कहेंगे, नॉन फाइनाइट्स कहेंगे। ठीक है ना। अब देखिए क्या होता है, कभी कभी क्या हो जाता है, हमेशा याद रखना, कभी क्या होता है कि जैसे इस प्रकार का सेंटेंस बनेगा कि इज गुड फॉर हेल्थ, और क्वेश्चन में दे रखा होगा प्ले। तो आपने देखा ये प्ले एक क्या है, आप देख रहे हो प्ले एक वर्ब है। कौन सा वर्ब है, मेन वर्ब है। ठीक है ना। तो ये क्या बोलता है कभी कभी कि वैसे तो ये यहाँ बीच में लगेगा, कहीं पे भी लग सकता है, ही इज प्लेइंग द फुटबॉल या क्रिकेट, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे देखिए जैसे प्ले है, तो ये प्ले क्या हो गया कि ये कभी कभी क्या कर देता है कि हमेशा ये बीच में रहना पसंद नहीं करेगा। तो जब ये आगे पे आ जाता है तो ये हमेशा याद रखना, ये आगे पे आईएनजी फॉर्म लगता है, हमेशा याद रखना। जो भी वर्ब इस प्रकार का दिखाई देगा, आगे पे खाली स्थान मिलेगा आपको, तो वहां पे तुरंत उस वर्ब के साथ या तो आईएनजी लगा देना, या तो आगे से टू प्ले या इस प्रकार से लिख लेते हैं, या टू गो। इसके बारे में जानकारी देता हूं थोड़ा सा आपको। अब देखिए जैसे नॉन फाइनाइट्स मैंने बोला, ये नॉन फाइनाइट्स मैंने आपको बोला, तो ये नॉन फाइनाइट्स क्या होता है, तीन प्रकार का होता है। सबसे पहले याद रहे, ये तीन प्रकार से का होता है। ये होता है इन्फिनिटिव, दूसरा होता है जिरंड, और तीसरा होता है पार्टिसिपल। ठीक है ना। ये तीनों प्रकार का होता है, याद रहे। ठीक है। एक जिरंड होता है, इन्फिनिट होता है, और एक पार्टिसिपल होता है। ये तीन प्रकार का होता है नॉन फाइनाइट्स। ठीक है ना। तो हमेशा याद रखें, इस प्रकार से जब भी सेंटेंस बनता है तो हमें उसमें सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, वर्ब की जरूरत पड़ती है, और बाकी जितना भी होता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। वैसे सेंटेंस बहुत सारी चीजों, सब जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उसके सभी इसके अंदर आते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मुख्य है कि सब्जेक्ट और वर्ब और जो ऑब्जेक्ट होता है, यही ज्यादातर हमें इसमें देखने को मिलता है, किसमें, एक सेंटेंस को बनाने में। ठीक है। जब भी क्या होता है, याद रखिए कि जो तुम्हारा ये इस प्रकार से हमारे पास ये आएगा, जब हमारे पास ये जेरंड आते हैं, याद रहे ये जेरंड, तो इसमें क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और पीछे से आईएनजी लगा रहता है, हमेशा याद रखना, वो जेरंड कहलाता है। या तो दूसरा है इसका कि टू बी, टू और आगे से प्लस V1, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। ठीक है ना। तो ये जेरंड हमेशा याद रखना, ये जेरंड कहलाते हैं, याद रखना, ये जेरंड का नियम है। ठीक है ना। ये इसी प्रकार से यहाँ पे याद रहे
इस प्रकार से टू लगा हो किसी वर्ब के आगे से तो ये इनफाइनिटिव कहलाएंगे। याद रखना, ये इनफाइनिटिव कहलाएंगे, ये जो ये हैं ये जेरंड कहलाएंगे। ठीक है ना। अब बाकी जो आपके पास ये है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो ये पार्टिसिपल होता है, तो ये हमेशा याद रखना ये पास्ट पार्टिसिपल होता है एक, और हमेशा इसको भी याद रखना कि जो पार्टिसिपल होता है एक, ठीक है ना, और एक प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है V1 प्लस ING और जेरंड एक समान काम करते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इसी पे बताता हूँ, सी एग्रीड मैरी द पोर शेफर्ड। ठीक है ना। तो ये बोल रहा है यहाँ पे कि सी एग्री, वो तैयार हो गई है। ठीक है ना, या हो गई किससे, मैरी मतलब शादी। तो आपको पता होगा, अभी मैंने बताया यहाँ पे ये मैरी है तो यहाँ पे टू मैरी हो जाएगा। ये टू मैरी इसलिए होगा, किस पे लगता था, टू इन्फिनिट्स पे। ठीक है ना, इन्फिनिट्स पे जो किसका भाग था, नॉन फाइनाइट्स का एक भाग था। ठीक है ना, ये आपको पता चल गया होगा। बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है पीपुल वर्शिप द, देखिए द राइज और ये सन। आगे से देखिए, इस पे आपने यहाँ पे क्या लिखना है, राइजिंग, राइज लिखा है, राइजिंग ING लग, ये जेरंड हो गया। ठीक है, ये जेरंड हो गया, ये इन्फिनिट्स हो गया। ठीक है ना। ये बार क्या, मैंने कहा जब भी आगे पे सामने पे इस प्रकार का आ जाए, ये सबसे पहले लिखना हो तो हमेशा इसको आपने बेझिझक होके ING जोड़ देना है इसके साथ, और डॉग सेल्डम बाइट। ठीक है ना। तो आपने हमेशा याद रखना, ये बार्किंग हो जाएगा, यहाँ पे आपने क्या करना है, ING जोड़ देना है, हमेशा याद रखना। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप देख रहे होंगे यहाँ पे क्या हमने कहा, इसी प्रकार से ये यहाँ पे हो जाएगा, इट इज इजी टू एडवाइज। ये जेंडर का काम कर रहा है, यहाँ पे ING लगाना है, हमेशा याद रखना। जब भी आप शुरुआत इस प्रकार से करेंगे तो जहाँ पे आप सामने पे देखेंगे सबसे पहले वर्ब को अकेला, तो वहां पे हमेशा याद रखना उस पे ING लगा देना, और ये क्या काम करेगा, इन्फिनिट्स का, जेंडर का काम करेगा। ये टू जहाँ पे लगा है तो ये हमेशा याद रखना ये किसका काम कर रहा है, किसका कर रहा है, ये कर रहा है इन्फिनिट्स का। ठीक है ना। कंबाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंस यूजिंग सेंटेंस कनेक्टर्स गिवन इन ब्रैकेट्स। जो ब्रैकेट्स में कुछ शब्द लिखे हैं यहाँ पे, तो ये आपने यहाँ इनको जोड़ना है। तो आई वॉज प्लेइंग, आई लॉस्ट माई पर्स, मैं खेल रहा था, मेरा पर्स क्या हो गया, खो चुका हूं मैं। ठीक है ना। तो ये वाइल कहाँ पे आए, वाइल हमेशा यहाँ पे आएगा आगे पे, जब मैं खेल रहा था, वाइल मीन्स जब की होता है। ठीक है। यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त हो, आई विल डू एनीथिंग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। ठीक है ना। अब ये सिंस कहाँ पे आएगा, ये भी ध्यान रखना, ये सिंस भी जुड़ जाएगा यहाँ पे, सिंस यू आर माई फ्रेंड आई विल डू एनीथिंग फॉर यू, ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। वैसे ही ये होते हैं आपके ज्वाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंस डायरेक्टेड। ठीक है ना। इसको भी आपने इसी प्रकार से हल करना है, याद रहे। यहाँ पे है, ये क्या है, ये बोल रहा है यहाँ पे कि द ट्रेन इज लेट, वी नो इट। ठीक है ना। बीइंग विद या वी नो, क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ पे आएगा, हमेशा याद रखना, ये इस प्रकार से ये सेंटेंस बनेगा कि वी नो, कि हम जानते हैं, दैट वी नो, सबसे पहले ये जुड़ जाएगा वी नो। ठीक है ना। दैट, ठीक है ना, वी नो दैट। ठीक है ना। द ट्रेन इज लेट, इस प्रकार से बनेगा ये क्या बनेगा, वी नो दैट द ट्रेन इज लेट। ठीक है ना। वेयर विल यू मीट मी, लेट मी नो, यहाँ पे बिगिन विद लेट मी, क्या आएगा यहाँ पे क्या आएगा, ये भी हो जाएगा लेट मी नो वेयर विल यू मीट मी, लेट मी नो वेयर विल यू मीट मी। ठीक है ना। इस प्रकार से हो जाएगा ये। ठीक है, सिंपल था, कुछ ज्यादा वो नहीं था। देखिए अब अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में कुछ वर्ब दे रखे हैं, उनकी करेक्ट फॉर्म आपने लिखनी है यहाँ पे। तो व्हेन आई रिटर्न, यहाँ पे रिटर्न लिखा है, व्हेन आई रिटर्न होम यस्टरडे, जब मैं कल वापस आ रहा था, यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल। आई सी, ब्रैकेट के अंदर सी लिखा है, एन ओल्ड फ्रेंड्स, मुझे एक पुराना दोस्त दिखा,
ऑफ माइन, जो मेरा, माइन मतलब यहाँ पे देखिए ये माइन मतलब मेरा ही, ठीक है ना। वेटिंग फॉर मी, जो मेरे लिए इंतजार कर रहा था। आई नॉट सी हिम फॉर द लास्ट 10 ईयर्स, उसको मैंने लास्ट 10 सालों से क्या नहीं किया था, सीन नहीं किया था, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। आई, ये सबसे पहले यहाँ पे देखिए यस्टरडे के बारे में बात कर रहे हैं, जो बीता हुआ कल है। यहाँ पे ये वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म दे रखा है, तो सबसे पहले आपने इसको पास्ट में बदलना है। तो रिटर्न को पास्ट में बदलेंगे तो ये रिटर्न हो जाएगा, ईडी लग जाएगा इसके पीछे से, तभी तो होगा। व्हेन आई रिटर्न होम यस्टरडे, जब मैं कल वापस आ रहा था, ठीक है ना, जब मैं कल वापस घर आ रहा था, ठीक है ना, ठीक है ना। तो आई सी, यहाँ पे सी मीन्स देखना होता है, यहाँ पे देखिए आई सॉ, क्योंकि यस्टरडे की बात हो रही है तो ये सी का फॉर्म चेंज हो जाएगा पास्ट में। तो सी मीन्स देखना, सॉ मीन्स देखा। फिर यहाँ पे देखिए वेटिंग फॉर मी, आई है यहाँ पे नॉट सी लिखा है, तो ये नॉट सी किस में बदल जाएगा, आई हैड नॉट सीन, आई हैड नॉट सीन। आपको पता होगा कि हैड कहाँ लगता है, आपको पता होगा ये हैड पास्ट परफेक्ट में पढ़ा होगा ये जरूर, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में पढ़ते हैं ये टेंस की जिसको जानकारी, क्योंकि आपने इसको सारा चेंज किस में करना है, किसमें करना है, पास्ट में करना है। तो हमेशा पास्ट के ही वर्ब हम यूज करेंगे, ठीक है ना। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग मॉडल्स, मॉडल्स लिखने हैं, मॉडल्स को आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए मॉडल्स, देखिए मॉडल्स आपने पढ़े होंगे, शुड, कुड, ये सभी, ये कैन, कुड, सब ये क्या होते हैं, मॉडल्स होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शुड का भी प्रयोग कर सकते हैं या मे भी करते हैं। अब कहते हैं ना मे आई गो आउट सर, ठीक है ना, या मे आई कम इन, तो मे भी लिख सकते हैं या शुड भी लिख सकते हैं। शुड वी गो होम सर, क्या मैं क्या कर सकता हूँ, घर जा सकता हूँ, ठीक है ना। यू ओबे योर पेरेंट्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमेशा याद रखना इस प्रकार से यू मस्ट, ठीक है ना, ओबे आज्ञाकारी होना चाहिए, तुम्हें होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए अपने माता पिता का आज्ञाकारी। तो इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा, आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे आएगा मस्ट, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से आपने हल करना है। अब लास्ट में देखिए बेटो, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड द फ्रेसेस टू फ्रॉम मीनिंगफुल सेंटेंस, ये आपके पास इधर उधर सेंटेंस को इधर उधर आगे पीछे करके भेज रखा है, तो इसको आपने सही जो इसकी फॉर्म होगी वही आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले आपको सेंटेंस बनाने आनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये ए लॉट दे रखा है, वाटर ड्रिंक ऑफ शुड वी एवरी डे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आएगा यहाँ पे सब्जेक्ट को ढूंढना है, तो वी मीन्स हम, वी शुड, उसके बाद क्या आ जाएगा, शुड ड्रिंक, ठीक है ना, वी शुड ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एवरी डे, ठीक है। वी शुड लिखेंगे इस प्रकार से, वी शुड ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एवरी डे, ठीक है ना। तो इसको भी इसी प्रकार से आपने रीअरेंज करना है। अब देखो इसका बी वाला दे रखा है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा याद रखना। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसेज वाइज, ठीक है ना। पैसेज वाइज में आपने बदलना है, एक्टिव वाइज है, इसको भी मैं आपको थोड़ा सा सिखा देता हूं किस प्रकार से पैसेज वाइज में आपने इसको बदलना है। इसको देखिए एक्टिव वॉइस आपके पास दे रखा होगा पेपर में, तो सीता इसमें क्या है, थर्ड पर्सन है, क्या है, थर्ड पर्सन है ना। सीता को तीसरे लड़की के बारे में बात कर रहे हैं ना, सिंग्स एस लगा इसीलिए क्योंकि यहाँ पे ये थर्ड पर्सन है, इसलिए इसका मतलब होता है सीता गाना गाती है, ठीक है ना, ए सॉन्ग। आपने सबसे पहले जो यहाँ पे ए सॉन्ग है इसी को यहाँ पे लिखना है, ए सॉन्ग, याद रखना, ए सॉन्ग क्या हो जाएगा, ए सॉन्ग सबसे पहले आ जाएगा। ये रूल बता रहा हूं आपको, सबसे पहले आपने ये लिखना है, जो लास्ट में ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं उसको लिखना है, ठीक है ना। ए सॉन्ग हो गया। फिर देखो सीता, यहाँ पे सीता, ए सॉन्ग इज आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आ जाए, क्योंकि सब्जेक्ट का काम अब क्या कर रहा है, ए सॉन्ग कर रहा है, ए सॉन्ग मतलब एक गाना, ठीक है ना। तो इज आ गया, ठीक है ना। तो इज आ गया। तो अब देखिए यहाँ पे सिंग का जो थर्ड वो होता है, वर्ब होता है जो सिंग, सेंग, सॉन्ग, ठीक है ना। संग हो जाएगा, SUNG, संग बाय सीता। अब क्या बचा, बाय सीता। तो कितना सरल है देखिए,
खाली यही तो आपने बदलना था। ए सॉन्ग इज संग बाय सीता, सीता के द्वारा या सीता के द्वारा आप एक क्या गाया गया, गाना गाया गया। ठीक है ना, इतना सरल था। अगला है आपके पास, अगला जो बोल रहा था, ये बोल रहा है कि ही हैज इटन एन एप्पल। ही हैज इटन एन एप्पल। ये है, ये बदलना है आपने किसमें बदलना है, ये पैसेज वॉइस में बदलना है। पैसेज वॉइस में, एक्टिव वॉइस जो आपके पास दे रखा है पैसेज वॉइस में। अब सबसे पहले इसको आगे लाएंगे, एन एप्पल, एप्पल हमेशा याद रखना एन एप्पल ही होगा, कुछ और नहीं होगा। यहाँ पे देखिए हैज का प्रयोग हो रहा था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एप्पल के साथ यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज बीन। ठीक है ना, टेंस की नॉलेज होनी चाहिए। इटन बाय हिम, ही का हिम हो जाएगा। ठीक है ना, तो बहुत सरल था, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था। ठीक है ना, ये हैज बीन आ गया क्योंकि हैज था, हैज बीन इटन थर्ड फॉर्म के साथ हमेशा याद रखना यही आएगा। ठीक है ना, तो बाय हिम, तो ये इतना इम्पोर्टेंट था। सेक्शन डी देखिए, टेक्स्ट बुक आपकी प्रोज से आता है ये स्टेंजा, यहाँ पे जो भी लिखा है ये पैसेज, और इसको अपने सेम वही करना है, ये भी सेम वही उसी प्रकार से होता है। अब लास्ट में देखिए, ये पोएट्री से आता है, जो आपके पास पोएम की एक बुक होगी उसमें पोएम होंगी, तो ये आपने इस प्रकार से करना है। और लास्ट में ये सप्लीमेंट्री रीडर से आता है, इसको आपने जो आपने याद किए होंगे, जो क्वेश्चंस की थ्योरी, जो स्टोरी होती है, उस स्टोरी को भी आपने देखना होगा, और इसी में आपने क्या करना है, इसके बारे में लिखना है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।